हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रेखा मैम क्लास 12th भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? इसका आंसर बी सही होगा, एलन सी सैंपल का है। क्वेश्चन नंबर 2, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है बच्चों, ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक के निर्माण किसने किया? डॉक्टर महबूल उल हक ने किया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आय उपगम, कल्याण उपगम, न्यूनतम आवश्यकता उपगम, उत्पादकता उपगम। इसका सही आंसर होगा डी, उत्पादकता उपगम को नहीं सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है? आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाजाती क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, कुत्तों और रेंडियरों का मदद ली जाती है गाड़ी खींचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा बच्चों, अफगानिस्तान। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? ए, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका नगर निगम होना, 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होगा, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना। ए, बी, डी सभी आंसर जो है एक नगरीय जनगणना की विशेषता है, जबकि 75% से अधिक जनसंख्या जो प्राथमिक खंड अर्थात खेती में लगे होते हैं, ये विशेषता ग्रामीण क्षेत्र की है और ये तीनों शहरी क्षेत्र की है। यहाँ पूछा गया है कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, जो 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होना। ये ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 11, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घरों को क्या कहते हैं? तो टुंड्रा क्षेत्र में जो बर्फ के घर बनते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वस्तुओं के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो सड़क के किनारे किनारे जो विकसित होता है गांव, उसको रैखिक प्रतिरूप कहा जाता है, अर्थात वो लाइन बाय लाइन किनारे किनारे स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्ट का जमाव। इसका सही आंसर होगा सी, मृदा लवणता। क्वेश्चन नंबर 15, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? जल की कमी के लिए, जल की मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, स्थानिक और ऋतुवत की असमानता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही ऑप्शनों के लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 70, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उपविभाग होते हैं? तो स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इसमें प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी आते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर,
टीचर इत्यादि जो कि पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और कुशल होते हैं, उसे ही स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। ये तृतीयक सेक्टर के लिए उप विभाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों की जननी लौह अयस्क को कहा जाता है, क्योंकि लौह अयस्क के आने से ही इतनी उद्योग धंधों का विकास हो पाया है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो पाया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाली विकास कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स का घास स्थल स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी है, जहाँ एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति चले जाते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन बी सही होगा, 121.02 करोड़। क्वेश्चन नंबर 25, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर स्थित है। अब यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसे हम लिख के तो नहीं लाए हैं, लेकिन इसको हम अच्छा से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। आशा है आप लोग इसको समझ करके खुद से लिख सकेंगे। संभववाद क्या है? तो संभववाद को फ्रांसीसी वैज्ञानिक पॉल विडाल डी द्वारा लाया गया था। संभववाद में इंसान प्रकृति के बारे में जानने लगता है। संभववाद में यह आशा की जाती है कि इंसान एक चिंतनशील प्राणी है, एक ज्ञानी प्राणी है, और वह अपना ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाता है तथा वह प्रकृति से अच्छी तरह परिचित हो जाता है, और इस स्थिति में प्रकृति पर्यावरण द्वारा बनाए जाने वाली परिस्थितियों को वह चुनने की आज़ादी रखता है। अर्थात इसमें आशा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति प्रकृति से परिचित होकर के वह वही काम करेगा जिससे प्रकृति की नुकसान न हो, वह प्रकृति एक स्थायी प्रकृति हो सके, वह लोगों के लिए लाभदायक प्रकृति बना सके। क्वेश्चन नंबर 27, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। तो जनसंख्या वृद्धि को साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में जो बदलाव होता है वह जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं हर 10 साल में जनगणना होती है। हर वर्ष 10 वर्ष में जनगणना होने से जनगणना में परिवर्तन भी दिखाई देता है। उसमें लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन या फिर सकारात्मक भी हो सकती है या नकारात्मक। कहने का अर्थ है कि वह ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। किसी वर्ष जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी वर्ष जनसंख्या कम भी हो सकती है। इसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। गहन कृषि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, हम जान रहे हैं अभी जनसंख्या में अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन भूमि में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब उसी निश्चित भूमि पर इतने ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण कैसे हो, इसके लिए गहन कृषि का प्रयोग किया जा रहा है। गहन कृषि वैज्ञानिक तौर तरीके से होते हैं, जिसमें भूमि में उचित मात्रा में जल, खाद, अच्छी बीज, HYV बीज का प्रयोग करते हैं तथा एक निश्चित भूखंड पर वर्ष में 3-4 फसल को उगाया जाता है, जिसके कारण उसी एक निश्चित टुकड़े वाली भूमि में अच्छी उत्पादन होती है। उसे गहन कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29,
विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण उद्योग कहने का अर्थ है कि कुछ बनाना, कच्चे माल से कुछ बनाया जाता है। कच्चे माल जैसे हम उदाहरण के रूप में कपास को लेते हैं, कपास से कपड़ा बनाया जाता है। हम गन्ने को लेंगे, गन्ने से चीनी बनाया जाता है। लौह अयस्क से लोहे की मशीनें, लोहे की कई सामानें बनाई जाती है। उस उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। सीधे तौर पर हम बोलेंगे कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं तैयार की जाने वाली उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं? पल्ली बस्तियां वह बस्ती होती है जो बहुत दूर तक फैले होते हैं और वो घने रूप से नहीं बने होते। एक घर इधर बना होता है, एक घर कुछ दूर में बना होता है, लेकिन उसका नाम एक ही होता है। जैसे हम लोग गांव समाज में टोला के रूप में भी जानते हैं। अलग अलग जगहों में से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कहीं पन्ना, कहीं पाड़ा, कहीं नंगल। उसी प्रकार हम लोग इधर प्रचलित रूप में देखें तो टोला के रूप में जाना जाता है या फिर मोहल्ला के रूप में जाना जाता है, लेकिन उस पूरा गांव का नाम एक ही होता है, वही पल्ली बस्तु होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सतत पोषणीय विकास क्या है? बच्चों, हम लोग जानते हैं कि विकास सबको करना चाहता है, लेकिन विकास सतत पोषणीय होना अति आवश्यक है। सतत पोषणीय कहने का तात्पर्य है ऐसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। ऐसा विकास हम नहीं करेंगे जो एक ही पीढ़ी में हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खात्मा कर दे। हम जानते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन रेन्यूएबल है, यानी कि वो फिर से उग जाती है। जैसे जल हो, पेड़ पौधे हो, वह समाप्त नहीं होती। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी भी प्राकृतिक वस्तुएं होती है जिसका एक बार यूज करेंगे उसको रीयूज नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि को। और अगर हम जिसका रीयूज करते भी हैं, जैसे पेड़ पौधे, जल इत्यादि को रीयूज कर भी सकते हैं, लेकिन उसको हम सही प्रकार से यूज नहीं करने पर वो भी खत्म हो सकता है। जैसे हम जानते हैं पानी का खात्मा नहीं कर सकते, लेकिन पीने योग्य पानी अभी हमारे यहाँ बहुत कम है। इस प्रकार हम जानते हैं कि विकास हमें करना है, जैसे पेड़ों को हम लोग काटना जरूरी है विकास करने के लिए। एक पेड़ को काटेंगे उसके साथ ही हम 4-5 पेड़ लगा देंगे, क्योंकि पेड़ तुरंत नहीं बढ़ती, पेड़ को बढ़ने में 20 वर्ष 30 वर्ष लग जाती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम में आएगी। जैसे कोयला हमारे यहाँ सिंचित मात्रा में है, सीमित मात्रा में है, उस सीमित मात्रा के कोयले का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकेंगे, लेकिन उस कोयले का प्रयोग इस प्रकार करेंगे जिससे वह अंधाधुंध प्रयोग ना हो, वह आवश्यकता अनुसार प्रयोग हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बच सके। पेट्रोल, डीजल इत्यादि का भी हम प्रयोग करेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर वैकल्पिक चीज़ मौजूद है तो हम उसी वैकल्पिक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इत्यादि से हम अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति करेंगे। उसे हम जहाँ तक हो सके बचाने का प्रयोग करेंगे। यही है सतत पोषणीय विकास। सीधे सीधे शब्दों में ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक सिद्ध न हो, उसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है या क्या है? ऋतु प्रवास एक खास मौसम में व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह जाना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। जैसे खाना बदोश, पशुचारण इत्यादि करने के लिए लोगों को देखते हैं किसी खास मौसम में व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर मौसम परिवर्तन के साथ ही वह अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है, उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यापार संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है? तो व्यापार संतुलन एक निश्चित समय में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और उसमें आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बीच के अंतर को कहता है। वह व्यापार संतुलन कभी अनुकूल भी हो सकता है, कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। अगर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से ज़्यादा है तो वह व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। लेकिन वहीं
अगर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से कम हो जाता है तो वह व्यापार प्रतिकूल कहा जाता है। व्यापार संतुलन एक देश के लिए बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से कौन सा प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होती है? हम जानते हैं बच्चों, आज औद्योगिकरण का दौर है और इस औद्योगिकरण के दौर में बड़े बड़े कारखानों का निर्माण किया जा रहा है। छोटी उद्योग हो अथवा बड़ी उद्योग हो, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का तो अंधाधुंध उपयोग हो ही रहा है, साथ ही साथ प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अशोधित गैसें जैसे पर्यावरण में बहुत सारी विषैली गैसें बह रही है, उसी प्रकार बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाली कचरों को सीधे नदियों में, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। उससे निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थों को जमीन में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से औद्योगिकरण की प्रक्रिया से भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी होते हैं, यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं। तो भूमि पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में प्रदूषण का मुख्य रूप से सभी प्रदूषण उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें हम लोग भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी को रख सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों हम आप लोगों को समझा पाए होंगे और आप लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। थैंक यू।